दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द डिप यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ घंटे वाले निशान पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही साथ चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होता है। इस टेलीग्राम के अंदर हम वही मैसेज डालते हैं जो कि हम खरीदते या बेचते हैं, और साथ ही साथ अपने वीडियो का लिंक डालते हैं। इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं जाता है। दोस्तों अगर आप हमारे इस वीडियो को देखे होंगे तो इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने पीयूसी बैंक के अंदर रीबाइंग किए थे, और रीबाइंग तब किए थे जब हमारा पीयूसी बैंक जो है लगभग 10% तक डाउन चला गया था। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे यूज़र हैं या इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं जो कि लगातार पीयूसी बैंक गिरने के दौरान वो बार बार कुछ क्वांटिटी में उसको खरीद रहे थे। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पीएसयूबी बैंक जो है अगर वो गिर रहा है, ठीक है, ये गिर रहा है, या कोई भी XYZ ETF है जो कि गिर रहा है, तो उसके अंदर हम देख रहे थे कि लगातार लोग जो है एग्रेसिव बाइंग कर रहे थे, और वीडियो के माध्यम से ही हम देख रहे थे। और वो बता रहे थे कि देखो हम जो है कि इसे इस अमाउंट पर खरीदे हैं। अब देखो दूसरे दिन या तीसरे दिन में फिर से एक वीडियो आ जा रहा था कि हमने इस अमाउंट पर पीयूसी बैंक को खरीदे हैं। तो लगातार जैसे कि होता क्या था कि पीयूसी बैंक 2% गिर गया, ठीक है, 2% गिर गया, वहाँ पे 1500 या जो जितना जिनका क्षमता है उस हिसाब से लोग जो है खरीद रहे थे। फिर अगर एवरेज प्राइस उनका पीयूसी बैंक के अंदर मान लो कि माइनस में ही चल रहा है, तो अगर माइनस उनका 10% है, ठीक है, और 10% से बढ़ के वो -12% हो गया, तो क्या कर रहे थे, फिर से कोई आदमी उसमें कुछ अमाउंट का एवरेज कर दे रहे थे 2% गिरने के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो 12% एवरेज है वो घट के हो सकता है 11% हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हो रहा था। फिर क्या कर रहे थे, दोबारा ये इसका जो परसेंटेज है 11 से बढ़ के जो है वो 13% पर चला गया, ठीक है, 13% पर चला गया। तो फिर क्या कर रहे थे, फिर से यहाँ पे मतलब कि यहाँ पर खरीदारी कर रहे थे कि भैया 2% जो है कि फिर से हमारा पोर्टफोलियो में ये माइनस हो गया, तो 2% होते ही फिर से खरीद ले रहे थे। यानी कि इस तरीके से वो लगातार खरीद रहे थे कि हर 2% गिर रहा था उनके एवरेज प्राइस से, तो लगातार उसमें एग्रेसिव बाइंग जिसे कहते हैं, बिना कोई रेजिस्टेंस, बिना कोई सपोर्ट देखे अंधाधुन खरीदारी किया जा रहा था। इससे होता क्या है, देखो अगर पीयूसी बैंक ऑलरेडी काफ़ी चला हुआ ETF है, उसके अंदर जो भी स्टॉक है वो काफ़ी चल चुके हैं, पिछले 1-1.5 साल से वो लगातार चल रहा है। अब लगातार चल रहा है तो उसके अंदर बिकवाली तो निश्चित ही आएगा, तो बिकवाली आएगा तो उसका कीमत है वो नीचे आएगा, ठीक है, कीमत नीचे आएगा लगातार। अब लगातार नीचे आ रहा है तो आप लगातार खरीद रहे हैं, तो आपका क्या होगा कि फंड वहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉक होगा, और अच्छी तरीके से उसे आप एक्यूमुलेट भी नहीं कर सकते। एवरेज जो करना होता है सिस्टमैटिक ढंग से, वो आप नहीं कर रहे हैं। हर 2% पर उसे खरीद रहे हैं, हर 2% पर खरीद रहे हैं, हर 2% डिस्काउंट मिल रहा है तो आप खरीद रहे हैं। तो इस तरह से जो खरीदारी होता है उसे हम कहते हैं एग्रेसिव बाइंग। तो एग्रेसिव बाइंग करना मेरे हिसाब से सही ही नहीं है। आपको एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी चला हुआ ETF है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है, ऐसा ETF है जिसमें आपकी एंट्री बनी, पोजीशन आप वहाँ पर बनाएं, और पोजीशन बनाने के बाद अगर वो वहाँ से नीचे आता है तो वहाँ पर आपको क्या करना होता है कि एक ऐसा एरिया आपको सेलेक्ट करना होता है जहाँ पर आपको एंट्री, जो री एंट्री है वो बनाना चाहिए। अगर वो आपकी खरीदारी कीमत से 2% गिर गया तो आपकी एंट्री ज़रूरी नहीं है। जब तक जो एंट्री आपने डिसाइड किया है, मान लो कि आपकी खरीदारी यहाँ पे हुई है और इसका कीमत 100 रुपया था, और इसका सपोर्ट लेवल ये है, ये सपोर्ट लेवल है, और ये सपोर्ट लेवल 90 रुपया है, 90 रुपया है। तो आप क्या करोगे, कोई आदमी 99 पर खरीदारी कर रहा है, ठीक है,
कोई 98 पर कर रहा है, कोई 97 पर कर रहा है, कोई 95 पर कर रहा है, कोई 94। यार 90 जब इसका सपोर्ट है तो आप 90 पर लगा के छोड़ दो, ठीक है। 90 पर लगा के छोड़ दोगे। अगर मान लो यहाँ पर 500 रुपया का आप खरीदारी कर चुके हैं तो 500 रुपया जो है वो आप 90 पर जो आप इसका सपोर्ट बन रहा है उसके एरिए में आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप लगातार, जैसे कि यहाँ पर 100 रुपया था और ये 90 रुपया इसका सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से ये लगातार गिर रहा है प्राइस इसका, ठीक है, लगातार प्राइस गिर रहा है। तो हम यहाँ पर खरीद लिए, यहाँ पर खरीद लिए, यहाँ खरीद लिए, यहाँ खरीद लिए, यहाँ खरीद लिए। तो अगर यहाँ पर 500 का खरीदारी किए, 500 मेरा फंस गया ऑलरेडी, तो पहले 500 तो हम यहाँ पर लगा चुके थे, तो 500 यहाँ फंस गया। अब मान लो कि उसके बाद फिर से हम 500 लगा दिए, थोड़ा सा गिरा तो फिर यहाँ 500 लगा दिए, फिर यहाँ 500 लगा दिए, उसके बाद यहाँ भी 500 लगा दिए। तो इस हालत में क्या हो गया, आपका लगभग 2500 रुपया तो रास्ते में ही फंस गया। जब एटलीस्ट ये 90 का भाव टच करता है तो आप यहाँ पर फिर से 500 लगाते हैं। अगर ये पूरा जो 500 लगा है रास्ते में, ये 500 ना लगाकर डायरेक्ट हम यहाँ पर जो 90 का भाव है वहीं हम 100 रुपया लगा दिए होते, तो मेरा जो एवरेज होता 100 और 90 के बीच, वो लगभग निकल के आता हमारा 80 रुपये, ये सॉरी 80 नहीं, 95 या फिर 94, इस तरह से हमारा ये निकल के आता। अगर 94 निकल के आता है तो सोच लीजिए कि 94 के बाद ये 6% ऊपर जाता है, यानी कि वापस से 100 टच करता है, तो भी आप यहाँ पे 6% अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अकॉर्डिंग जिस तरह से हम लगातार अपना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में 6% पर प्रॉफिट बुक करते हैं, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं कि अगर आप सपोर्ट एरिया पर जाकर खरीदारी करते हैं, एग्रेसिव बाइंग नहीं करते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं अपने उस ETF को गिरने के लिए, अगर वो गिर रहा है तो गिरने का टाइम देते हैं, और उसके स्थान पर जो आप 500 का जो खरीदारी कर रहे थे एक ही ETF के अंदर, वो 500 रुपया आप उन तमाम ETF में लगाते हैं जो ETF में करेक्शन हो रहा है और वो बिल्कुल नया है। हो सकता है वो ऊपर चल जाए, हो सकता है वो और करेक्शन कर जाए, ये कोई बता नहीं सकता कि क्या होने वाला। लेकिन अगर हम फ्रेश ETF में एंट्री करते तो संभावना बनता है कि अगर हम 10 ETF के अंदर या 5 ETF के अंदर, यहाँ पर कितना 1 2 3 4 5 ETF के अंदर अगर हम 500 का खरीदारी किए, तो 5 में से अगर 2 भी चल गया और 6% प्रॉफिट दे दिया, तो यहाँ तो आपका पैसा फ्री भी हो जाता है और प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो यहाँ पर आपका फंड भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम एक ही जगह अपना पूरा फंड को फंसाते रहेंगे तो नए ETF में इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास फंड नहीं रहता है। तो यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमने तो टेलीग्राम के अंदर मैसेज डाले थे। कब डाले थे ये? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को हम मैसेज डाले थे। और हमारे देखिए यहाँ पर POSL बैंक जो 25 क्वांटिटी खरीदा गया था वो 82 रुपीज़ 72 पैसे में खरीदा गया था। सोचने वाली बात है कि 82.72 के आसपास हमने खरीदा था, यानी कि अगर POSL बैंक का चार्ट आप देखेंगे तो एकदम टॉप में हम खरीदे थे, ठीक है, क्योंकि हमारा वो रडार पे आ गया था, वहाँ पे बताया जा रहा था कि भैया तुम खरीदो, ठीक है, हम उसके अनुसार खरीद लेते हैं। मेरा जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पर कोई भी ETF आता है तो हम खरीद लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, चाहे उसका प्राइस बहुत टॉप में चल रहा हो या उसका प्राइस काफ़ी नीचे आ गया हो, दोनों परिस्थिति में हम खरीदते हैं। जब हम खरीदे तो उसका भी जानकारी हमने अपने ग्रुप में डाला था, टेलीग्राम ग्रुप में। लेकिन यहाँ पर दोबारा इसलिए हम डाले कि जब हम POSL बैंक को जिस समय हम खरीदे थे उस समय जो भाव चल रहा था 82.72 चल रहा था। अगर हम चार्ट में 82.72 आपको दिखाएं तो आप देखिएगा 82 आ गया, अब 72 करना है, ये रहा 74। तो कह सकते हैं कि इस एरिए में हम खरीदारी किए। अब आप देख के खुद निर्णय लीजिए कि जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर POSL बैंक खरीदा गया है वो कितना टॉप लेवल पर खरीदा गया। कहने का मतलब एकदम रजिस्टेंस पर हमने
इसको खरीदा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस पर हम खरीदे हैं। उसके बाद जो है दोबारा इसके ये कितना दफ़ा गिरा, यहाँ से ऐसे ऐसे गिरता रहा। तो हम चाहते ये 1 डे ये चार्ट लगा हुआ है, तो पहला दिन ये गिरा, दूसरा दिन गिरा, तीसरा दिन गिरा, चौथा दिन गिरा, पाँचवा, छठा, ऐसे करके काफ़ी ये गिरा। लेकिन वहाँ पे हम हर एक समय खरीदारी नहीं किए, ठीक है, कि एक ही जगह खरीदते रहो, ऐसा नहीं। हमने इसे बस एक बार खरीदे और छोड़ दिए। उसके अलावा जो जो ETF हमारे रडार में आता गया उसे हम लगातार खरीदते रहे। उसके बाद फिर से देखिए कितना हम माइनस में मेरा चल रहा था। माइनस में चल रहा था मेरा -10.15, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, देखिए -10.15, ठीक है, लगभग 210 रुपये का नुकसान, यानी कि 2000 रुपये खरीदारी हम इसके अंदर किए थे। अब इतना का नुकसान चल रहा था, तो फिर उसके बाद जब हमारा POC बैंक के अंदर दोबारा रीबाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, तो वो हमारा फिर से जो एनालिसिस है, जिस आधार पर हम किसी भी ETF को खरीदते हैं, उस समय जो है कि हमें दोबारा बताया गया, दोबारा हमें जानकारी मिली कि भैया अब तुमको POC बैंक के अंदर, PSUB बैंक के अंदर आपको जो है कि री इन्वेस्ट करना है, यानी दोबारा उसके अंदर खरीदारी कीजिए और एवरेज कीजिए, ठीक है। तब हमने देखिए अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ T143, यानी 43 क्वांटिटी हमने खरीदे, और ख़रीदने के बाद पहले से 25 मेरा क्वांटिटी ऑलरेडी था ही, आप ऊपर देख सकते हैं, ये देखिए 25 क्वांटिटी यहाँ पर है, ठीक है, 25 क्वांटिटी है, और दोबारा ये 25 हो गया, और 43 हमने खरीदारी करा। कितना रुपया का? लगभग 3000 रुपये के आसपास, क्योंकि आप 2000 और 5000 अभी दिखा रहा है, तो यानी कि बीच का 3000 या 3100 रुपये का खरीदारी हम किए। जब हमने खरीदारी किए तब उसके बाद देखिए कितना माइनस में दिखा रहा है, एकदम डायरेक्ट जो है कि 3.33%, यानी कि अगर ये 10.15 है और 3.33 है, तो कह सकते हैं कि मोटा मोटी हमारा यहाँ पर 7% जो है एवरेज एडजस्ट हो गया। बस एक खरीदारी करने के बाद 7% आपका एडजस्ट हो जाता है। और अब क्या है कि जिस भाव पर हम इसे खरीदे हुए थे 82.72 जैसे ही ये आता है POC बैंक अपना, और जहाँ से हम खरीदारी किए थे फर्स्ट, उसी खरीदारी की कीमत पर आ जाता है ना, तो भी हमें यहाँ पर लगभग 6% से अधिक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस वीडियो हम यही बताना चाह रहे हैं कि आप जो भी लोग ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ETF के अंदर, तो लगातार जो है किसी एक ETF के अंदर अपना जो है कि एक्यूमुलेट मत कीजिए फंड को। इससे क्या होता है कि हमारा फंड एक लंबे समय तक फंसता है। अगर आप फ्रेश ETF के अंदर लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी कीमत समय के अनुसार गिर रहा है, अगर मार्केट गिर रहा है तो सब ETF का कीमत गिरेगा। जब सब ETF का कीमत गिर रहा है तो हम और तमाम ETF में लगा सकते हैं। जब लगाएंगे 10 ETF के अंदर, तो हो सकता है कि हफ्ते में, कोई 10 दिन में, कोई 25 दिन में अपना टारगेट हिट करे। जब टारगेट वो हिट करेगा तो वहाँ से हम प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन हम इंतज़ार में भी रहेंगे, जो सबसे ज़्यादा ETF का कीमत गिर रहा है उस ETF को भी एवरेज करना है। तो जैसे ही वो एवरेज के लिए आपको सिग्नल मिलता है, वैसा एरिया पे कीमत आता है, तो आप उस एरिया पे जाके उसे दोबारा खरीदारी कीजिए और एक अच्छा एवरेज कीजिए। हम ये नहीं कहते कि किसी भी ETF को एवरेज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हम कहते तो इसी ETF के अंदर में एवरेज हम नहीं किए होते। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से किसी एक ETF के अंदर लगातार एग्रेसिव बाइंग नहीं करना चाहिए, और जब कभी भी एवरेज करने का सही मौका, सही कीमत आपको मिले, तभी आप उसमें अंदर खरीदारी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार किसी एक ETF के अंदर में खरीदारी कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिए। टाइम दीजिए उसको अच्छी तरह से गिरने का। जब तक वो पूरी तरह से गिरेगा नहीं, तो आप जो है, या हम कोई भी नहीं समझ सकते हैं कि कोई एक ETF या कोई एक स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है। जब लगे कि हाँ एक अच्छे सपोर्ट पर वो आके खड़ा है, तो हम जो है कि वहाँ से
एक नया बाइंग करेंगे, ताकि वहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो हमारा जो यहाँ से एग्ज़िट जो प्लान है हमारा प्रॉफिट का 6% लेने के बाद एग्ज़िट प्लान है, वो जो है कि फुलफिल हो सके। तो आई थिंक दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से किसी एक ETF के अंदर एवरेज करना चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से एवरेज करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आना तो आ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके द्वारा आप यहां तक पहुंच सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसकी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मेरे नेक्स्ट ETF के अंदर एंट्री और एग्जिट के वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।